सिंगार विहीन विधवा बेटी भाग 2। मेरे चले जाने के बाद तो यह भी नहीं बचेगी। और फिर अमेरिका का रहन सहन, वहाँ की भाषा मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। और ना ही मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी है कि मैं वहाँ जाकर किसी से कुछ बात भी कर सकूं। कृति ने उलझन भरे स्वर में कहा। तुम हाँ तो करो कृति, मैं सारा व्यवस्था कर दूंगा, कार्तिक ने कहा। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद कार्तिक वापस भारत आया। उसने कृति के पिता के पुराने स्टाफ राघव को बुलाकर घर, जमीन और ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी, बाकायदा एग्रीमेंट पेपर पर लिखित करार के साथ। और फिर वह कृति को लेकर अमेरिका रवाना हो गया। हवाई जहाज में खिड़की के बाहर देखते हुए कृति को ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दुनिया का सैर कर रही हो। और इसी तरह कार्तिक के साथ अमेरिका उसके घर पहुंच ही गई। कार्तिक की पत्नी ने खुले मन से स्वागत किया। कार्तिक के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। दोनों इतने प्यारे थे कि कृति को उन्हें देखते ही ऐसा लगा मानो अपने सीने से लगा लें। उसने अपनी बाहें फैलाई थी, लेकिन फिर अपने हाथों को समेट लिया। क्या पता कार्तिक की पत्नी कंचन को यह अच्छा लगे या ना लगे। अरे आप रुक क्यों गई दीदी? अब यह आप ही के बच्चे हैं, आखिर आप इनकी बुआ जो हैं, कंचन ने हंसते हुए कहा। 2-4 दिन बहुत खुशी के साथ गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह उसने कंचन को परेशान होकर कार्तिक से कहते सुना कि बच्चों को संभालने वाली नैनी काम छोड़कर चली गई है। अब मैं बच्चों को संभालूंगी या अपनी नौकरी? तुम अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकती हो कंचन? अभी हमें अपने घर का लोन भी भरना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। यह सब सिर्फ मेरी सैलरी से कैसे होगा? कार्तिक ने चिंतित होकर कहा। कृति यह सारी बातें देख सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर कहा, परेशान क्यों होते हो कार्तिक? मैं सारा दिन तो घर में ही बैठी रहती हूँ। मैं बच्चों को संभाल लूँगी। कंचन की नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंचन ने आगे बढ़कर कृति को गले से लगा लिया और कहा, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। मैं सोच रही हूँ अगर आप आज नहीं होती तो क्या होता? क्यों परेशान होती हो? मैं हूँ ना। उस दिन के बाद से दोनों बच्चों
की जिम्मेदारी कृति पर आ गई। कृति खुश बच्चों को नहलाने से लेकर खिलाने पिलाने और सुलाने तक की जिम्मेदारी उठा रही थी। कंचन और कार्तिक को जब ऑफिस से लौटने में देर होती खाना बनाकर भी तैयार कर देती। क्या लाजवाब खाना बनाया है दीदी, आपने सच में, आपके हाथों में जो जादू है। वर्षों बीत गया, हमें ऐसा खाना खाए हुए बड़े भावुक स्वर में कंचन ने कृति से कहा, तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद आया? यह तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं बुरा न लगे तो खाना मैं बना दिया करूँगी। कृति ने कहा, नेक की और पूछ हमारी तो लॉटरी लग गई। अब हमें रोज़ रोज़ आपके हाथों का स्वादिष्ट खाने को मिलेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कृति दीदी, कार्तिक ने खुश होते हुए कहा। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया। कृति ने बड़ी कुशलता के साथ पूरा घर संभाल लिया। उसे भी खुशी होती थी कि चलो उसका जीवन किसी के काम तो आया। यहाँ सभी खुश हैं और उसे भी सभी बहुत प्यार करते हैं। अगले कुछ दिनों में कृति के पिता की बरसी होने वाली थी। उसने कार्तिक से कहा कि यदि कोई यहाँ पुरोहित मिले तो वह अपने पिता के श्राद्ध का पूजा करवाना चाहती है। क्या दीदी, अब यहाँ तो कोई भारतीय पुरोहित मिलने से कहाँ है, किसी दूसरे जगह हो तो हमने नहीं पता। अरे किसी को याद मन ही मन किया जाता है। आप मन में ही मन याद कर प्रणाम कर लें। ज़्यादा हो तो बागीचे से फूलों का गुलदस्ता बना लीजिए। आप अपने पिता के तस्वीर के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब हमें ऑफिस जाने को देर हो रही है, इसलिए हम ऑफिस को जा रहे हैं। आप ज़रा घर और बच्चों को देख लीजिएगा। चलो कार्तिक, इतना कहकर कंचन और कार्तिक चले गए। उस दिन पहली बार कृति के मन में कोई गहरी ठेस लगी, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को समझाया कि शायद कंचन सही कह रही हो। यहाँ अब मेरे लिए किसी पुरोहित को कहाँ से ढूंढेंगे। काफ़ी रात बीत गई। वे दोनों लौटे तब तक बच्चे सो चुके थे। आते ही कंचन ने कहा, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं दीदी, आप भी खाना खा लीजिए और सो जाइए। कृति ने कुछ नहीं कहा और उसकी भी इच्छा नहीं हुई खाना खाने की। उसने किचन में को समेटा, अपने बेड पर लेट गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। अपने पिता की पुण्यतिथि पर उसे अपने पिता की कमी बहुत खल रही थी।
बिस्तर पर पड़े पड़े उगताते हुए, तो उसने सोचा कि चलो बालकनी में बैठती हूँ, शायद मन थोड़ा ठीक हो जाए। अपने कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ जा रही थी कि जाते हुए भी उसके कदम कार्तिक के कमरे के दरवाजे पर रुक गई। कंचन खिलखिलाकर हंस रही थी और कार्तिक से कह रही थी, तुमने तो कमाल कर दिया कार्तिक, इतनी आसानी से कृति को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ ले आए। सारी जिंदगी के लिए मुफ्त की नौकरानी मिल गई, बच्चों की आया भी है, साथ ही में कृति के रहते हम माली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे बाग बगीचे की देखभाल खुद ही कर लेती है। धीरे बोलो, कहीं कृति ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हंगामा मचा देगी। कार्तिक ने कहा, अरे हंगामा मचाकर क्या करेगी? उसका वीज़ा पासपोर्ट सब तुम्हारे पास पड़ा है। यहाँ आसपास के लोगों से भी उसका कोई मेल मिलाप नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो बस इसे किसी तरह इंडिया वाली प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। धीरज धरो, मेरे सारे कागजात पर नामनी मैं अपना नाम डाल रखा है। अगर कल को कुछ होता है तो सारी जायदाद का मालिक तो मैं ही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ी है प्रॉपर्टी के चक्कर में। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही है, कार्तिक ने कहा। उसके बाद सन्नाटा छा गया। शायद वे दोनों सो गए। सारी बात सुनकर कृति को ऐसा लगा मानो वह गश्त खाकर गिर जाएगी। तो वह यह थी इन दोनों की चाल। जायदाद के लालच में यह दोनों इतने गिर सकते हैं, यह वह सोच भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर मानो सन्न हो गया। अपने बिस्तर पर आकर वह धम से आकर बैठ गई। सच में उसका पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ही कार्तिक के पास है। अब क्या करेगी वह? क्या सारी जिंदगी उसे यहाँ कैद में घर में नौकरानी की तरह रहना होगा? वह फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, वह इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी। उसे हर हाल में यहाँ से अपने देश को लौटना ही है। लेकिन इससे पहले अपना वीज़ा पासवर्ड इस दोनों से निकलवाना होगा। टिकट के लिए भी तो पैसे नहीं हैं। क्या करेगी वह? लेकिन कुछ तो करना ही होगा। सबसे पहले तो उसे पहले की तरह सामान्य व्यवहार करना होगा, ताकि इन लोगों को कुछ शक न हो। अगर जरा भी शंका हो गई तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में
अपने आप को समान बनाए रखना पड़ेगा। सारी रात इसी उधेड़ बुन में रही। रोज रोज की तरह वह सुबह उठी और सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। बच्चों को नहलाया धुलाकर तैयार कर स्कूल भेजा। नाश्ते के लिए टेबल पर कृति ने कार्तिक से कहा, देखो कार्तिक, बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए अब थोड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत इंग्लिश की पढ़ाई करवा दो तो बच्चों की पढ़ाई में सहूलियत हो जाएगी और फिर मैं घर के बाहर के भी काम कर पाऊँगी। आजकल वैसे भी तुम और कंचन काफ़ी परेशान रहते हो। ऐसे में मैं बाहर का काम कर लिया करूँगी तो तुम दोनों को ही आराम हो जाएगा। क्यों कंचन और कार्तिक ने आँखों में एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते, हाँ हाँ क्यों नहीं कृति, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटा के लिए कोचिंग सेंटर भेज दिया करूँगा। शायद वे दोनों सो रहे थे कि चलो अब हमें घर के बाहर के काम से भी छुट्टी मिल जाएगी। कृति ने कोचिंग के लिए हामी भर दी। अब वह अपनी योजना के दूसरे चरण की तैयारी करने में लगी। जीवन के रंगमंच पर कृति बड़ी कुशलता के साथ अभिनय कर रही थी। क्या करती बेचारी, जिस तरह कदम कदम पर उसे धोखा मिल रहा था। वे लोग उसके साथ छल कर रहे थे तो ऐसे में बेचारी बनकर कितने दिनों तक कर पाती। दुख और विवशता से उसका हृदय हाहाकार कर रहा होता, परंतु होठों पर मुस्कान बनी रहती। कृति ने जिस कोचिंग क्लास में एडमिशन लिया वहाँ कई देशों की भाषाएं सिखाई जाती थी। वहाँ सारे अनजान लोग थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा जाने बगैर सभी आपस में हिल मिल गए। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 3 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।